प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रामबाबू सर आप सभी को 6G यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोग जो पार्ट 1 वीडियो लाए थे वास्तविक संख्या का जो अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं वो स्टार्ट किए थे, वो हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो आगे का टॉपिक है उसको देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे अंक के बारे में, आपको याद होगा अंक, अंक के बाद संख्या, संख्या के बाद हम लोग संख्या के टाइप में पढ़े थे सम संख्या, विषम संख्या। तो अंक आप सभी को पता होना चाहिए 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका अंक होता है ना। इसको हम अंक कहते हैं। टोटल आपका कब होता है 10 होता है। अंक टोटल कितने होते हैं 10 होते हैं। उसके बाद संख्या जो हम लोग पढ़े थे, अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे मान लो अंक, अंक भी एक संख्या होता है। इसके समूह, जैसे ये अंक के समूह हो गया, ये सब आपका संख्या हुआ। ये टोटल आपका क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। बहुत सारे हो सकते हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या पढ़े थे, सम संख्या वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या। इसमें और भी पढ़े थे संख्या में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद पढ़े थे पूर्ण संख्या। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अनडिफाइंड है ना। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे ये 1 से स्टार्ट होता है। वही पूर्ण संख्या, इस गिनती की संख्या में केवल 0 शामिल कर देते हैं। इसमें 0 शामिल कर दीजिए, वो क्या कहलाता है ना, पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 ... वैसी संख्या, जैसे हम परिभाषा उस दिन लिखे थे भी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विषम संख्या, कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में आप जाकर इसके परिभाषा के साथ ये सारे टॉपिक 6 टॉपिक आप अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल आगे का जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वो देखेंगे। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए बाबू, ये अभाज्य संख्या क्या होता है। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी संख्या हो, वैसी संख्या जिसमें समझिए कि एक एवं स्वयं के अलावा दूसरे किसी से कटे नहीं, है ना, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बताया, परिभाषा इसको लिख देते हैं। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे, स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, विभाजित न हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है ना। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, माने एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी से न कटे। तो ये स्टार्ट होता है 2 से। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 17 ... etc. अनडिफाइंड तक होता है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए अब ये जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अब ध्यान से देखो,
खास बात ये है कि ये किसी दूसरे के पारे में आएगा भी नहीं, ये स्वयं एक तो सिंपल है कि भाई एक के पारे में तो आएगा ही, एक के अलावा स्वयं के ही पारे में आएगा, यानी स्वयं से ही कटेगा। आप विभाजित करके देख लो, 7 एगो 1 से कटेगा और एक 7 से, यानी स्वयं से। 3 भी देख लो, 1 से कटेगा 3 से। 2 भी देख लो, 1 से कटेगा 2 से। 5 भी देख लो, 1 से कटेगा और 5 से। यानी परिभाषा में वही बताया गया था कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या विभाजित न हो, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में ये देख ली, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। अब इसमें क्या है, उस टॉपिक है, जैसे मान लीजिए जो एग्जाम में आता है 10 क्लास में भी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। कितना होता है याद रखिएगा, क्या होता है सबसे छोटी? 2 होता है। अब इसी में अगर सवाल आता है, पूछता है आपसे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, जैसे सम आप लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। और ये भी सवाल एक आ जाता है कि सबसे छोटी सम नहीं, विषम, विषम अभाज्य संख्या। अब आप देख सकते हैं इसमें विषम कहाँ से? 2 तो सम होता है, सम के बाद ये देखिए 3 आपका क्या है? विषम संख्या है, यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, या फिर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो आपका जवाब ये रहेगा, है ना, 2 ये है सम अभाज्य और ये विषम अभाज्य 3। अगर इसी में आ जाता है कि सबसे, अब आपको इसमें अगर सवाल पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना संभव है? संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव ही नहीं है। तो पूर्णांक आ जाए, या फिर पूर्णांक बोल रहे हैं, या फिर सम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या के अंतर्गत जो आ रहा है, सबसे बड़ी ज्ञात करना, सबसे बड़ी यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो समझे अभाज्य संख्या। और खासकर ये समझिए, ये खुद के पारा में आएगा, एक के पारा में आएगा और खुद के पारा में, यानी इसका गुणनखंड मात्र 2 ही होता है, एक होता है और एक स्वयं होगा। एक तो होगा सबका और एक स्वयं, यानी 17 आ गया तो स्वयं, और उसके बाद 1 से कटेगा, दूसरा किसी से कटने वाला नहीं है, किसी से विभाजित नहीं होने वाला है। तो वही होता है क्या चीज? अभाज्य संख्या। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब इसका परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, ठीक
अभाज्य संख्या के विपरीत, उसमें विभाजित नहीं हो रहा था और भाज्य संख्या में विभाजित होगा, माने एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और दूसरी संख्या से विभाजित होगा, तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है ना। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में अगर आप दिखा जाए तो इसमें है कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, यानी अगर इसका गुणनखंड निकाला जाए ना तो दो से अधिक हो। दो से, इसका परिभाषा भी अलग अलग प्रकार के हर बहुत सारी किताब में अलग अलग दिया है, बाकी ये जो नॉर्मल परिभाषा बताया है इसको समझिएगा। आप समझ सकते हैं दो से अधिक गुणनखंड, यानी अगर मान लीजिए जैसे में अगर स्टार्ट किया जाए कि सबसे छोटा स्टार्ट कहाँ से होगा, तो सोचिए दो अगर लेते हैं तो दो तो एगो एक से कटेगा, एगो दो से कटेगा, लेकिन गुणनखंड दो से अधिक होना चाहिए क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित क्या होना चाहिए, तो कम से कम तीन से अधिक है ना। गुणनखंड भी यानी जो आएगा कटेगा इसका विभाजित जो होगा दो से अधिक होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा। तीन अगर देखा जाए तो तीन भी एक और तीन से कटेगा, ये भी नहीं होगा। चार भी अगर देखा जाए चार तो एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार। अब ध्यानपूर्वक देखिए, एक और चार यानी स्वयं से भी कट रहे हैं, एक से भी कट रहे हैं, लेकिन इसके अलावा किसी दूसरी संख्या यानी दो से कटा, तो ये तुम्हारा क्या होगा? भाज्य संख्या। यानी स्टार्ट होगा 4, 6, 8, 9, 10। आप देख सकते हैं ध्यान से 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। अब आगे ऐसे लिख सकते हैं 21, 24, 25 अनंत तक जाएगा। और यहाँ अब यहाँ से आपके सवाल निकलते हैं, आते हैं एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बताइए आप इसमें। अब भाई सबसे छोटी जहाँ से स्टार्ट होगा वही ना होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। तो यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है ना। अब यहाँ उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे छोटी आता है भी सवाल इसमें भी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 ही होता है ना। सबसे छोटी, और भी सवाल इसमें आ जाते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होता है? देखिए विषम, अब यहाँ विषम, इसमें विषम संख्या कौन है? देखिए कहाँ सबसे छोटी, 4 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये देखिए ये रहा 9। यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है? 9 होता है ना। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है? 9 होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये हो गया भाज्य और अभाज्य। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, HW में आपका रहेगा, अभी आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन HW में आप कम से कम 1 से 100 तक 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या लिखें, आपको लिखना है ताकि आप अच्छे से जान सकें कि भाज्य। देखिए छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें भी गलती कर देते हैं। उसके बाद 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या लिखें, अभाज्य संख्या लिखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन 1 से 100 के बीच फर्स्ट पार्ट में आप पढ़े थे, 1 से 100 के बीच सम संख्या लिखें। उसके बाद 1 से 100 के बीच
विषम संख्या लिखें। गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है ना, क्या किया जाए। आपके लिए तो हम पूरा एकदम गर्मी क्या कुछ भी कर सकते हैं, बस आप मन लगा के पढ़ें, है ना। ये आपका HW है, 4 टॉपिक जो पीछे आप लोग पढ़े थे, ये कम से कम छोटे ये आप लोग बना लीजिएगा। HW में इतना करिएगा तो आप नॉर्मल अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, उसके बाद सम संख्या और विषम संख्या, इसके बीच में आप चारों क्वेश्चन का बना लीजिएगा। अब अगला टॉपिक का बात करते हैं। जैसे आज अभी हम लोग पढ़ लिए भाज्य संख्या और क्या चीज़, अभाज्य संख्या। भाज्य और क्या चीज़, अभाज्य संख्या पूरी तरह से हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं ये सब हम लोग जानेंगे। अब हमें पढ़ना है इसके आगे वाला टॉपिक, अगला टॉपिक है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है, जैसे ही हम लोग पढ़ें, पूर्ण संख्या पढ़ें, प्राकृत संख्या पढ़ें, ये सब हम लोग पढ़ लिए। तो इंटीजर क्या है, इसमें क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिलता है। यानी पूर्ण संख्या के बीच में ऋणात्मक संख्या जब शामिल हो जाता है ना, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, है ना। उसमें ऋणात्मक, इसमें 2 तरह से आता है पूर्णांक जो होता है, 2 तरह से होता है। एक होता है धनात्मक संख्या, एक होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आता है ऋणात्मक यानी निगेटिव, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव इंटीजर, है ना। ये आपका प्लस में होगा, जो भी जैसे 1 2 3 ये सब पॉजिटिव में है, और वहीं माइनस में आ गया -1 -2 -3, ये सब आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो पूर्णांक का अगर परिभाषा देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल होने पर प्राप्त संख्या समूह पूर्णांक कहलाता है। परिभाषा अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बस आपको नॉलेज चाहिए मैथ में, कंसेप्ट जानिए, है ना। प्राप्त संख्या समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी हम क्या लिखें, कहलाता है पूर्णांक, प्राप्त संख्या समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे में अब यहाँ पे हम क्या लिखें, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, यानी पूर्ण संख्या होता क्या से स्टार्ट, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसके अंदर क्या शामिल करना है, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या क्या चीज़, -1 -2 -3, ये भी डॉट 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 डॉट, इधर कहाँ जाएगा, ये दोनों का अंतिम में नहीं होता ना, इधर का और ना इधर का, अनडिफाइंड। यही आपका पूर्णांक होता है ना। पूर्णांक वहीं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक होता है। लेकिन इसमें एक 0 होता है, 0 जो होता है ना धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पे आगे अभी टॉपिक हमको पढ़ना है। अभी हम बताएं कि पूर्णांक जो होता है कितना प्रकार का होता है। पूर्णांक जो होता है आपका कितना प्रकार का होता है, 2। एक होता है धनात्मक संख्या, और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या।
अब इसके बारे में आप जान सकते हैं, अभी बताएं हम कि धनात्मक ये 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सब पॉजिटिव में है, ये आपका धनात्मक संख्या होगा। यही ऋणात्मक संख्या में -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सब आपका क्या होता है, पूर्णांक जो होता है दो प्रकार के होता है, धनात्मक ऋणात्मक। तो धनात्मक ये हो गया और ऋणात्मक ये हो गया, है ना। अब इसमें भी आप जैसे सवाल निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा धनात्मक संख्या क्या होता है, तो बताइए क्या होता है सबसे छोटा धनात्मक संख्या, बताइए। 1 होता है। अगर इसमें ऋणात्मक संख्या अगर कहा जाए, पहले धनात्मक संख्या पे आइए कि सबसे छोटा धनात्मक संख्या क्या है, क्या है, याद रखिए 1 है। सबसे बड़ा धनात्मक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं, लेकिन यही आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटा क्या है, तो लड़का क्या कहेगा, सर -1। क्या कहेगा, -1। बहुत बच्चे, लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जो ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे -1। बट धनात्मक और ऋणात्मक में ऋणात्मक वाला जो जितना ही छोटा रहेगा उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। यानी -1 ये छोटा नहीं होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या जो होता है वो होता है क्या चीज, माइनस। सबसे बड़ा आपसे अगर पूछा जाए कि -100 और -1 के बीच में दोनों में कौन बड़ा है ना, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, -100 मार देंगे। लेकिन नहीं, अब सोचो ना भाई, दो व्यक्ति हैं, जैसे एक है ये और एक ये है ना। इसके पास, ये जो व्यक्ति है इसके पास 100 रुपया कर्जा है और इसके पास मात्र 1 रुपया कर्जा यानी कर्ज लिया है। तो आप ये समझिए कि इसमें बड़ा कौन है, तो भाई बड़ा यही ना होगा। कैसे, क्योंकि 1 रुपया उसको कमाने में बहुत कम समय लगेगा, आराम से 1 रुपया वो कर्जा, दोनों एकदम बराबर कमा रहा है, लेकिन कर्जा जो है इसके ऊपर 1 रुपया है, 100 रुपया इसके ऊपर है। तो सोचो कि पहले कौन देगा, तो पहले भाई यही देगा और ये आगे बढ़ जाएगा, तो बड़ा तो यही ना होगा। यानी -1 क्या है, इस दोनों के बीच में क्या है, बड़ा है। अब 100 रुपया वो कमाएगा, ये जैसे एक दिन में 1 रुपया कमा रहा है, अब 100 दिन में कमाएगा तब ये कर्जा चुकाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अभी पीछे है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ा, छोटा नहीं, सबसे छोटा ज्ञात करना संभव नहीं है। या 6 आया, 6 के बाद -7 आएगा, -8 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा कोई फिक्स नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या -1 होता है और सबसे छोटा धनात्मक संख्या क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें एक चीज़ होता है, नोट में आप ध्यान रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, 0 ना तो धनात्मक होता है, याद रखिएगा ये बात, 0 ना तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, 0 होता क्या है, 0 एक पूर्णांक है, बस आप उसको पूर्णांक कह सकते हैं कि 0 एक पूर्णांक है। 0 ना धनात्मक, यानी ना ही वो प्लस में होता है और ना ही वो माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक आप समझ सकते हैं कि 0 एक पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, है ना। तो इस तरह से हम लोग पूर्णांक पढ़ें।